नमस्कार। इसकी पूर्व की कक्षाएं तो मैं ऑडियो के माध्यम से लेती ही रही हूँ, लेकिन आज इच्छा हुई कि आपसे रूबरू भी हो जाऊं। लॉकडाउन की समयावधि के विस्तार से हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। इस दूरी को मिटाते हुए आज मैं स्वयं इस वीडियो में आपके समक्ष जयशंकर प्रसाद जी की अनुपम कृति चंद्रगुप्त नाटक की समीक्षा करने आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैंने एक दो तरह के प्रश्न इसमें दिए हैं, जिसको सावधानी पूर्वक यदि आप गहन अध्ययन करें तो चंद्रगुप्त नाटक से समस्त पाठ इसमें समाहित हो सकते हैं। तो आइए अब मैं चंद्रगुप्त नाटक की ओर आपको मुखातिब करती हूँ। पहला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक का नायक चंद्रगुप्त ही है या चाणक्य? नाटक की कथा की शास्त्रीय दृष्टि से समीक्षा करें। इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संस्कृत नाट्य शास्त्र में 3 प्रमुख तत्व माने गए हैं: वस्तु, नेता और रस। इनमें भी रस को विशिष्ट महत्व प्रदान किया गया है। आचार्यों की दृष्टि से नाटक में वीर, श्रृंगार और कहीं-कहीं करुण रस भी प्रधान होना चाहिए। आचार्यों की दृष्टि से यद्यपि नाटक की निर्वहन संधि में अद्भुत रस का भी संयोग अनेक आचार्यों ने आवश्यक माना है। रसों में जीवन की मूल प्रवृत्तियों का चित्रण आवश्यक है। पुरुषार्थ की दृष्टि से वीर, श्रृंगार अथवा करुण अस्थायी प्रवृत्तियां हैं। मुख्य रस आदि से अंत तक व्याप्त होगा तथा पोषक रसों का आविर्भाव और तिरोभाव होता रहेगा। चंद्रगुप्त का मूल उद्देश्य है देश की स्वतंत्रता एवं देश में सार्वभौम सत्ता की स्थापना। यही राष्ट्रीयता भी है। भारतीय काव्य शास्त्रानुसार नाटक का नायक, नेता विनीत, मधुर, त्यागी, दक्ष, लोकप्रिय, आर्य कुलजात, स्थिर, युवा, बुद्धि, कला, रूप, उत्साह आदि से युक्त, शूर, दृढ़, शास्त्र दृष्टा तथा धार्मिक होना चाहिए। इन गुणों के आधार पर इस नाटक का नायक चंद्रगुप्त माना जाता है या चाणक्य। यह एक विवादास्पद प्रश्न है। चाणक्य के विराट व्यक्तित्व के कारण ही यह नायकत्व की समस्या अपनी जटिलता उत्पन्न कर रही है। यह सत्य है कि प्रसाद जी ने संस्कृत नाटकों की रूढ़ियों का अंधा अनुकरण नहीं किया, किंतु साथ ही यह भी किसी को अस्वीकार नहीं कि उनके नाटकों पर संस्कृति का प्रचुर प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। नाट्य शास्त्र के आचार्यों द्वारा प्रस्तुत नायक की विशिष्टताओं की पूर्णतः उपेक्षा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उनमें भी मूलभूत प्रवृत्तियों में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उसका अंश विद्यमान रहता है। चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ही नाटक के मुख्य पात्र हैं, प्रभावशाली हैं और आरंभ से अंत तक दोनों प्रभुत्व संपन्न हैं। नाट्य शास्त्र की कसौटी पर दोनों ही खरे उतरते हैं, परंतु सूक्ष्म अंतर यह है कि गणना से चंद्रगुप्त में नायक के सभी गुण मिल जाते हैं, परंतु चाणक्य में
जो गुण मिलते हैं वे चंद्रगुप्त से अति उत्कट हैं। विनय, माधुर्य और कलात्मक अभिरुचि चाणक्य में नहीं है। मेधा और दृढ़ता नायक के बहुत बड़े गुण हैं, जो चाणक्य के चरित्र भूमिका का आधार है। आधुनिक समालोचना शास्त्र में नायक को पंच कसौटी पर खरा उतरना होता है। वे हैं, नायक कथा का विस्तारक हो, दूसरा कथा का सूत्र निर्धारक हो, तीसरा कथा में आद्यंत विद्यमान हो और चौथा नायक को फल का भोक्ता होना चाहिए। पांचवा नाटककार के अभिष्ट अर्थात मुख्य संवेद अनुभूति का पात्र होना चाहिए और साथ ही नाटककार के प्रेषणीय प्रभाव का वह प्रतीक भी होना चाहिए। मनोविज्ञान की दृष्टि से भी नाटक की यह कसौटी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। काव्य शास्त्र की दृष्टि से भी नायक की गुण वैशिष्ट्यता चंद्रगुप्त में अधिक है, किंतु उत्कर्ष की दृष्टि से चाणक्य का स्थान प्रथम है। कथा के विकास में दोनों का समान योगदान है। कथा के सूत्र जिसमें केंद्रित हो, इस दृष्टिकोण से चाणक्य का व्यक्तित्व प्रखर है। इसका प्रबल प्रमाण यह है कि स्वयं चंद्रगुप्त के जीवन सूत्र का प्राबल्य चाणक्य के हाथ में। दोनों ही आद्यंत कथा में विद्यमान रहते हैं। चौथी कसौटी के रूप में फलागम का भोक्ता तथा उद्देश्य का साधक नायक होता है। इस दृष्टिकोण से चंद्रगुप्त खरा उतरता है। उन्हें साम्राज्य और कार्नेलिया की प्राप्ति भी हो जाती है। चाणक्य तो मंच से निर्वेद धारण कर पृथक हो जाते हैं, किंतु साधक अर्थात चंद्रगुप्त वहां हमेशा विद्यमान रहते हैं। चंद्रगुप्त करता है, चाणक्य नियंता। इसमें किनका पलड़ा भारी है, यह विचारणीय है। इस नाटक की मूल अनुभूति देश वैभव है अथवा राष्ट्र प्रेम संवेद्य अनुभूति है। चाणक्य में उत्कट उत्साह, उत्सर्ग और संयम है। प्रेषक की भावना का तारतम्य चंद्रगुप्त की अपेक्षा चाणक्य में अत्यधिक होता है। अंतिम निर्णय लेखक का अभिमत माना जाता है। इस निकष पर नाटककार का अभिमत चंद्रगुप्त की ओर ज्यादा दृढ़ है। इसके लिए प्रसाद जी ने कई प्रसंग संयोजित किए हैं, जैसे कल्याणी को शेर से बचाना, फिलिप्स को द्वंद्व युद्ध में पराजित करना, चाणक्य को बंदी गृह से मुक्त करना, सफलतापूर्वक दक्षिण भारत को विजित करना, ग्रीक शिविर में सिकंदर के समक्ष ही सभी को घायल कर देना, दांडायन द्वारा भारत का भावी सम्राट घोषित किया जाना, चंद्रगुप्त का एक न्यायप्रिय राजा के सदृश चाणक्य के हत्यारोपी अपने पिता तक को क्षमा न करना तथा पर्वतेश्वर की सभा में उसकी कुलीनता का परिचय चाणक्य से करवाना इत्यादि। वैसे भी आरंभ से ही उनका तेजस्वी व्यक्तित्व ही हमें दृष्टिगोचर होता है। इस अंतर साक्ष्य दृष्टिकोण से भी स्पष्ट सिद्ध होता है कि प्रसाद जी चंद्रगुप्त को ही नायक के सिंहासन पर आरूढ़ देखना चाहते थे।
इस नाटक की अंतिम कसौटी है रस की। इसका मूल संवेद्य रस है, जो वीर पोषक रस है, श्रृंगार, जिसका परिपाक चंद्रगुप्त में होता है, तथा शांत रस का प्रतीक है चाणक्य। इस परिप्रेक्ष्य में भी चंद्रगुप्त नायक की कसौटी पर अवस्थित और अधिष्ठित दिखते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि चाणक्य एवं चंद्रगुप्त दोनों का व्यक्तित्व प्राबल्य एक सदृश है। अतः नायक का निर्धारण सहज और सरल नहीं है। कथा के सूत्रधार चाणक्य हैं, चरित्र का प्राबल्य चाणक्य में है, मूल भावना पर उद्देश्य के साधक चाणक्य हैं तथा समस्त प्रयत्न के नियंता भी चाणक्य हैं। इस स्थिति में वे ही नायक प्रतीत होते हैं, किंतु प्रसाद जी की प्रामाणिकता पर यदि विचार करें तो चंद्रगुप्त को ही नायक सिद्ध करना औचित्यपूर्ण होगा। यही कारण है कि नाटक का नामकरण भी चंद्रगुप्त रखा गया है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से कथा का विभाजन कई रूपों में संभाव्य है, यथा संधियां, अवस्थाएं, अर्थ प्रकृतियां आदि। पाश्चात्य काव्य शास्त्री कथा का विभाजन प्रारंभ, विकास, चरम सीमा, नियति तथा अंत के रूप में स्वीकार करते हैं। दोनों दृष्टियों में अंतर इतना ही है कि पश्चिम में द्वंद्व की प्रधानता है, वहीं भारतीय नाट्य शास्त्र से नाटक के दुखांत और सुखांत दो पृथक भेद स्वीकार किए गए। शास्त्रीय दृष्टि से चंद्रगुप्त की शपथ से लेकर दांडायन की भविष्यवाणी तक नाटक की प्रथम अवस्था प्रारंभ है। मालव आदि गणतंत्रों का संगठन, चंद्रगुप्त का संघर्ष, अंत में सिकंदर का संधि के लिए विवश होकर लौट जाना आदि घटनाएं प्रयत्नावस्था के अंतर्गत आती हैं। प्रत्याशा या प्राप्त्याशा चंद्रगुप्त के राज तिलक तक चलती है। फल की आशा सिकंदर के लौटने से हो जाती है और नंद की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त का राज्यारोहण है और नियताप्ति, और यही अवस्था नियताप्ति की होती है। पर्वतेश्वर तथा कल्याणी आदि की मृत्यु के द्वारा बाधाओं की निवृत्ति हो जाती है। पर्वतेश्वर राज के अर्धभाग का आकांक्षी है तथा कल्याणी आदि भी मगध के सिंहासन की दावेदार है। उधर आंभीक भी चंद्रगुप्त के नेतृत्व को स्वीकार कर लेता है। अंततः सेल्यूकस पर चंद्रगुप्त की विजय नाटक का फलागम होता है, जिससे एक अखंड राज्य की स्थापना का स्वप्न पूर्ण हो जाता है। कुछ न्यूनताएं अथवा दोष को हम यदि अनदेखी कर दें तो सर्वतः यह नाटक अत्यंत ही सफल है, क्योंकि इसकी न्यूनताएं हैं, इसका विशाल आधार फलक। किंतु कथानक के इतने बड़े विशाल आधार फलक को लेकर उसे फलागम तक अबाध गति से निर्वहित करना प्रसाद जी जैसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार के कला के पारखी कलाकार से ही संभाव्य हो सकता था। इस प्रकार यह नाटक प्रसाद जी के श्रेष्ठ कृतियों में अग्रगण्य एवं लोकप्रिय है। आशा है यह वीडियो और व्याख्यान आपको रुचिकर लगा हो। आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे, जिससे मैं और बेहतर पाठ्य सामग्री आपके समक्ष ला सकूं। धन्यवाद।